ऐसी की बात हमारे बीच में थी। कल हम टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर 3 कंप्लीट। कमिंग फ्राइडे को, फ्राइडे 6 ऑफ दिसंबर को हम टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टर्म टेस्ट पता नहीं कब हो रहा है, ठीक हो गया, लेकिन कमिंग फ्राइडे 6 ऑफ दिसंबर को हम टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5। अच्छी बात है ना, वो टर्म टेस्ट बाकी सब्जेक्ट्स का देंगे, ये हम अभी पहले निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है, ताकि उस वीक में बाकी सब्जेक्ट का बर्डन होगा, इसका नहीं होगा, फायदा ही है ना। क्या ख्याल है, वापस आ जाएं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में। क्लास में होगा वो टेस्ट, क्लास में होगा जी। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में अगर हम आए, पास्ट पेपर हमने कवर कर लिए चैप्टर 3 के। चैप्टर 3 का एक थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो अभी तक हमने कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, क्लब, सोसाइटी, कोऑपरेटिव। स्टेक होल्डर, इंटरनल एक्सटर्नल, 3 इंटरनल स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। इनकी क्या कंसर्न थी हमने देख ली। कुछ 6 एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, लैंडर्स, सप्लायर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, प्रेशर ग्रुप्स, लोकल कम्युनिटी। इनकी कंसर्न हमने देख ली। कनेक्टेड स्टेक होल्डर, उसकी एग्जांपल मेन स्टेक होल्डर, उसकी एग्जांपल्स। स्टेक होल्डर एनालिसिस भी हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, स्टेक होल्डर को एनालाइज कैसे करना है। स्टेक होल्डर मैपिंग मीन स्टेक होल्डर एनालिसिस थ्रू मैंडो ग्रिड। ग्रिड बना के चारों उसकी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर एक्सप्लेन की जा सकती हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, नहीं कैसे रिजॉल्व होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR। स्टेक होल्डर को पावर मिलती है कुछ सोर्स से, 4 एक्सटर्नल, 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसके पर्पसेस, उसकी इम्पोर्टेंस। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स। फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स के हम चार्ट भी बना सकते हैं, ऐसी बात है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेफिनेशन। 2 टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, 2 टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, नैरो एंड वाइड। स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है ऑन सर्टन फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स भी थे, क्या फैक्टर्स थे। कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, नेचर ऑफ वर्कलोड, नेचर ऑफ टास्क, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन एंड कोहेसिवनेस। अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टॉल, नैरो, फ्लैट, वाइड, दोनों की 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स और 2 बेनिफिट्स ऑफ टॉल, नैरो या फ्लैट वाइड, फ्लैट वाइड। फिर आगे चले गए तो हमने पढ़ लिया स्पेशलाइजेशन क्या है, हाई स्पेशलाइजेशन, लो स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इंटरनल रिलेशनशिप, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। 3 फायदे, 4 फायदे। एक्सटर्नल रिलेशनशिप, स्ट्रेटजिक अलायंस, वैल्यू नेटवर्क, आउटसोर्सिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के फायदे, एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट ना करने के मसलास। और फिर हम चले गए बर्न्स एंड स्टॉलकर, मैकानिस्टिक, ऑर्गेनिक। मैकानिस्टिक की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। कहाँ पे कौन सा सूटेबल है, एग्जाम्पल्स। दोनों कहाँ पे साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग, स्ट्रक्चर के 2 पर्पसेस, स्ट्रक्चर के 5 एलिमेंट्स,
और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और चैप्टर हमारा खत्म हो गया, पास पेपर हमने कवर कर लिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आगे चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Question number 16 on page 66. Question 16 on page 66. As a consultant for a large corporation, Pakistan Travels, which has its business at multiple locations, you are assigned the task to conduct a structural survey to assess the possible modification in line with the changing realities of modern day requirement. इन एक बिजनेस जो कि काफ़ी जगहों पे फैला हुआ है, आप क्या कर रहे हो, उसके स्ट्रक्चर का सर्वे कर रहे हो, देखने के लिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स। आफ्टर एन एक्सटेंसिवली रिसर्च यू हैव डिसाइडेड टू प्रपोज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर पाकिस्तान ट्रैवल। या एक बड़ा बिजनेस है तो इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता था, इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर भी हो सकता था, लेकिन आपने प्रपोज क्या किया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्यों? शायद कोई नई टास्क परफॉर्म करने हैं, प्रोजेक्ट होते हैं नए। ड्रॉ लेबल एंड डिस्कस द पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ड्रॉ लेबल एंड डिस्कस द पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करना है, चार्ट बना के वो एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल वाले के थ्रू बताना है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है। एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 मसला तो हैं, क्या ख्याल है? इफ रूटीन मैनेजर्स प्रेशर द एम्प्लॉय टू फोकस ऑन रूटीन इश्यूज देन प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। इफ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेशर द एम्प्लॉय टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट देन रूटीन फंक्शन कैन बी अफेक्टेड। इफ बोथ मैनेजर्स प्रेशराइजिंग द एम्प्लॉय देन एम्प्लॉय बिकम फ्रस्ट्रेटेड। 2 फायदे क्या? कॉस्ट सेविंग, because you are performing a new task through existing staff without paying anything extra. And number 2, employee skills can be developed by working on new tasks, i.e. project as well as routine task. क्या ख्याल है? तो स्किल डेवलपमेंट होगी, क्यों नए टास्क में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ कॉस्ट सेविंग भी है। कोई और भी फायदा हो सकता है? वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या लो होगी, ये मसला हो सकता है कि एम्प्लॉय को रूटीन के साथ आपने एक और काम पे लगा दिया है तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। बर्डन ज़्यादा होगा तो उससे थकावट ज़्यादा होगी, उससे एफिशिएंसी उल्टा कम हो सकती है, कि उन्हें रेस्ट भी तो चाहिए ना। अगर रेस्ट पूरा नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली फिर जो रूटीन काम था उसमें प्रॉपर वो डिवोशन नहीं दे सकेंगे, तो इससे एफिशिएंसी उल्टा लो होगी। मसला हो सकता है ये। फ़ायदा ये हो सकता है कि आप बाहर से कुछ नए लोग अपॉइंट करने की बजाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही काम करवा रहे हो, तो आपका कल्चर जो है वो डाइल्यूट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? बाहर से जब नए लोग आते हैं तो उनकी बिलीव्स डिफरेंट होती हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बिलीव डिफरेंट है, तो उससे कल्चर आपका अफेक्ट होता है। लेकिन मैट्रिक्स में आप बाहर से लोग नहीं ला रहे तो उससे क्या होगा, कल्चर आपका सेम रहेगा। तो ये एक फ़ायदा है कि कल्चर आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन हम कोई 2 फायदे और 3 डिसएडवांटेज बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लान इज यूज्ड एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट डाउन टू रूटीन कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मैनेजरियल एक्टिविटी एट ईच लेवल ऑफ प्लान। तो 3 लेवल है मैनेजमेंट के। चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था। स्ट्रेटजिक लेवल है, टेक्निकल लेवल है और ऑपरेशनल लेवल है। तो बताना है यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहाँ पे सेट किया जाता है? स्ट्रेटजिक लेवल पे। लोगों के रो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटलाइजेशन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटजिक लेवल पे। तो 1-2 बातें ये भी साथ की जा सकती है। क्या ख्याल है? टेक्निकल लेवल पे क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या होता है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बोले तो ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। बजट प्रिपरेशन कहाँ पे होती है? टेक्निकल लेवल पे। या जो वर्क हो रहा है एट ऑपरेशन लेवल उसकी मॉनिटरिंग भी कहाँ पे होगी? टेक्निकल लेवल पे।
ऑपरेशन लेवल पे क्या होगी? डे टू डे प्लान। या क्या होगा? ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ पे होगी? ऑपरेशन लेवल पे। मशीनरी रिपेयर मेंटेनेंस, सिस्टम की मेंटेनेंस कहाँ पे होगी? ऑपरेशन लेवल पे। को 3 बातें की जा सकती हैं। 9 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18। Recent trend in flexible working arrangements affect employees' motivation and performance. Flexible work arrangement का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड आवर्स वर्क करने हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज ऑन विश। मीन वीकली आपने सपोज 8 घंटे डेली काम करना है, 5 दिन वीक में काम करना है, मीन 40 आवर्स आपने काम करना है, लेकिन वो 40 आवर्स कैसे देने हैं ये आपकी विश है। एक दिन आके 24 घंटे दे दो, अगले दिन फिर 24 घंटे दे दो, यूं 40 पूरे कर लो। या एक दिन 12 घंटे दे दो, एक दिन 4 घंटे दे दो, इस तरह से पूरे कर लो। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स क्या हो सकते हैं? वर्किंग एट होम। कि काम होना चाहिए जहाँ पे मर्जी करके दो। वर्किंग एट होम मीन घर पे बैठे भी आप काम कर सकते हो। क्या करो? डाटा कंपनी का मंगवा लो, लाइक टैक्स रिटर्न बनाना आपका काम है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना आपका काम है, तो क्या करो? डाटा कंपनी का मंगवा लो, घर बैठ के सारा काम कर लो। ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट। या फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि 2 एम्प्लॉय मिलके काम कर रहे हैं और दोनों अल्टरनेटिवली डिसाइड कर रहे हैं कब मैंने काम करना है, कब आपने करना है। 2 लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो हो सकता है इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक वीक मैं काम क्या करूंगा, एक वीक तू क्या करेगा। या एक दिन मैं आके पूरे 16 घंटे काम कर दिया करूंगा, अगले दिन मैं नहीं आया करूंगा, आप 16 घंटे काम कर दिया करोगे, रादर दैन के दोनों 8-8 घंटे काम करें। ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। मीन वीकली आवर्स हो सकते हैं कि आपने पूरे करने हैं किसी टाइम पे। वर्किंग एट होम, ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। या डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, तो वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होती क्या है? इस टाइप की हो सकती है। सो कहना क्या चाह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 18। Recent trend in flexible work arrangement affect employees' motivation and performance. Explain the typical flexible work arrangement in organization. तो 2-3 बताई जा सकती है। वीकली आवर्स कंप्लीशन है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स है, या फिर वर्किंग एट होम है। What are the advantages and disadvantages of flexible work arrangement to the employees and the employer? फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट से फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे? फायदा क्या हो सकता है? एम्प्लॉय की मोटिवेशन हाई हो सकती है। क्या ख्याल है कि आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ज़्यादा विलिंगली काम करेगा। कमिटमेंट भी हाई हो सकती है। क्या ख्याल है कि ज़्यादा कमिटेड होकर काम करेगा, क्यों आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, तो अल्टीमेटली वो फिर आपका भी बेस्ट सोचेगा। और फायदा क्या हो सकता है? एम्प्लॉय जो है वो अपना सोशल या फैमिली लाइफ भी मैनेज कर सकता है इजीली। घर पे बैठा काम कर रहा है तो अपनी सोशल लाइफ या फैमिली लाइफ भी इजीली मैनेज कर सकता है। एम्प्लॉयर को भी कोई फायदा हो सकता है। अल्टीमेटली एम्प्लॉय का अगर ऑफिस में आके काम नहीं करेगा तो बिजली का खर्चा आपका बचेगा, तो इससे कॉस्ट एफिशिएंसीज भी अचीव होंगी। हो सकता है एक बंदा किसी दूसरे शहर में बैठा है, उसके लेवल का बंदा आपके शहर में नहीं है, तब काम उसको कह सकते हो कि भाई मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा, वहाँ से करके मुझे भेज दिया करो। तो इससे क्या होगा? स्किल्स अवेलेबिलिटी भी आपको हो सकती है। एम्प्लॉयर को फ़ायदा क्या है? एफिशिएंसी, स्किल अवेलेबिलिटी। एम्प्लॉय को फ़ायदा क्या है? मोटिवेशन हाई होगी, कमिटमेंट हाई होगी, एंड ही कैन मैनेज हिज फैमिली या फिर सोशल लाइफ एज वेल। मसले क्या हो सकते हैं इससे? कंट्रोल नहीं होगा उसके काम के ऊपर, कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? मॉनिटरिंग नहीं होगी, पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सीक्रेसी नहीं रहेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा तो अल्टीमेटली आपको पता है सारे रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। घर पे पड़े हैं, कुछ चाचा मामा ताया किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है तो उसके सामने भी शायद लगा हुआ है, वो दिखा क्या कर रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। और फिर कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है कि इसकी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, बाकी मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी।
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आपस में बातचीत चल रही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है तो बातचीत करना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मिलना जुलना डिफ़िकल्ट होगा, तो उसे कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट जो है वो आपका अफेक्ट हो सकता है। डेडलाइन हो सकता है मीट ना हो, अपने पर्सनल कामों में लगा रहे, इसको उसने प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आप हर वक्त पूछ सकते हो कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है, जबकि उधर मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट क्या है कि 2-3 बातें, उसके 2-3 फ़ायदे, उसके साथ 2-3 मसलाज क्या है लिखे जा सकते हैं। दिमाग को यूज़ करना है, बुक के अंदर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। कहाँ से आया? हवा से। ICMA का क्वेश्चन था, एग्जामिनर टारगेट कर सकते हैं। क्यों? आप काफ़ी बातें फॉर्मल इनफॉर्मल की कर चुके हो, तो वहाँ से ये बात भी निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 फॉर 7 मार्क्स। Managers have been finding that traditional design often are not appropriate for today's dynamic and complex environment. इन पुराने स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी आजकल के दौर के लिए सूटेबल नहीं है। Instead, organization need to be lean, flexible and innovative. They need to be more organic. मैकानिस्टिक फॉर्मल नहीं, क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक इनफॉर्मल। डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। कंटेम्प्रेरी बोलते हैं एडवांस्ड को या न्यू को। सो डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट बेस्ट सपोर्ट एंड फैसिलिटेट एम्प्लॉइज डूइंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। और न्यू डिजाइनिंग क्या है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल क्या है? मैकानिस्टिक या ऑर्गेनिक? वो ऊपर उसने बता भी दिया, तो क्या करना है? ऑर्गेनिक के आपको फीचर्स बताने हैं। क्या होना चाहिए? कंट्रोल ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए। कल्चरल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, प्रोवाइडिंग रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू चार्ट या स्किल्स नॉलेज, स्किल्स एंड नॉलेज। और क्या करना है? टीम वर्क कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करना है। कम्युनिकेशन आपने क्विक रैपिड इंप्लीमेंट करनी है। और डिसीजन मेकिंग भी क्या होनी चाहिए? क्विक फास्ट होनी चाहिए। और की बातें, लेस प्रिसाइज जॉब टाइटल, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मल जॉब टाइटल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल जॉब टाइटल। ये कितनी मार्क्स हैं? 7 बातें करनी है आपको। कहाँ से? फ्लैट वाइड से कुछ बातें ली जा सकती हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर से कुछ बातें ली जा सकती हैं। ये तो बुक के अंदर है ना। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 20. The accounting function is part of the broader business system and does not operate in isolation. मीन कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम हर डिपार्टमेंट के साथ लिंक होता है, हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग उसमें हो रही होती है। अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी एडिक्वेट टू फुलफिल आवर रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग सिस्टम का भी अच्छा होना जरूरी है। Identify and explain with the use of examples any 2 organizational factors that might influence the accounting system of a business. 2 फैक्टर्स बताने हैं जिससे कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम अफेक्ट होता है। फैक्टर्स हमने पढ़े जहां से स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। साइज ऑफ द बिजनेस, साइज अगर लार्ज होगा तो अकाउंटिंग सिस्टम भी आपका क्या होगा? लार्ज होगा विद मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। साइज बिजनेस का छोटा होगा तो अकाउंटिंग सिस्टम भी क्या होगा? आपका स्मॉल होगा विद फ्यूअर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा एक्सपीरियंस अकाउंटिंग स्टाफ रखना पड़ेगा, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्वालिफाइड नहीं, सिंपल होंगे तो आप लेस एक्सपीरियंस, लेस क्वालिफाइड स्टाफ के थ्रू भी चल सकते हो, लाइक बी कॉमर्स। और डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे भी, कि प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन है तो अल्टीमेटली आपने इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट भी चाहिए होंगे। नहीं, प्रोडक्शन नहीं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं चाहिए, सिंपल अकाउंटेंट चाहिए आपको। तो वही जो फैक्टर्स स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं वही क्या करेंगे? अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। साइज ऑफ द बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस है,
या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है? क्या ख्याल है? आईटी टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हो। डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी अगर हो रही है तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें आपको फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल चाहिए इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। नहीं, डेवलपमेंट्स इन आईटी नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग सिस्टम को मैनुअल चलाओगे, और जब मैनुअल चलाना है तो आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कोई से दो फैक्टर बताए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. Many different type of activities are carried out in a typical organization. इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। Many of these activities can be grouped in broader functional areas with the organization structure. Briefly explain any 5 factors which might influence the way in which an organization is structured. 5 फैक्टर्स बताने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। साइज ऑफ द बिजनेस अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन बिजनेस को अफेक्ट करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है। क्या ख्याल है? स्ट्रैटेजीज, साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट आई.ई. स्ट्रैटेजीज। कौन प्रिपेयर करेगा? खुद प्रिपेयर करेंगे या दूसरों के थ्रू प्रिपेयर होंगे? 5 फैक्टर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओपन सिस्टम। एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। कहते हैं क्लोज सिस्टम क्या है? ऐसे सिस्टम जो ना तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं ना एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। एनवायरनमेंट बोले तो इंडस्ट्री, मार्केट। मीन क्लोज सिस्टम क्या है? ऐसे सिस्टम जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ना अफेक्ट करते हैं ना उनसे होते हैं। ओपन सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और उससे होते भी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है तो क्लोज सिस्टम हुई, ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कहा जा सकता है कि फर्दर थिंग रिमेन सेम। एनवायरनमेंट गया भाड़ में, यूं करने से यूं हो जाएगा, यूं करने से यूं हो जाएगा, वो क्या है? क्लोज सिस्टम। बिजनेस के जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ओपन सिस्टम। क्यों? एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते भी हैं और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते भी हैं। तो क्या कहा उसने? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओपन सिस्टम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? ओपन सिस्टम होते हैं। इंटरेक्टिंग विद अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। जिन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करना होता है। For 2 marks, explain what do you understand by the term stakeholder? A person or group of person who have stake, i.e. interest in the organization. या person or group of person who can influence or can be influenced by the activities of the organization are called its stakeholder. Identify and describe 3 key stakeholders of an organization and briefly explain their relationship with the organization. तो 3 की स्टेक होल्डर कौन है? शेयर होल्डर है, कस्टमर है, सप्लायर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉई है। मीन वो जो प्राइमरी थे उनमें से कोई से 3 की हैं। और इनके रिलेशनशिप, इनकी डिमांड क्या है, इंटरेस्ट क्या है? तो कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है? हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्ट i.e. वैल्यू फॉर मनी। शेयर होल्डर के इंटरेस्ट क्या है? 4। मैनेजमेंट के इंटरेस्ट क्या है, एम्प्लॉय के क्या है, सप्लायर के क्या है? कोई से 3 के बताने, आपने 5 के नहीं बताने। गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर नहीं है, लैंडर, प्रेशर ग्रुप, लोकल कम्युनिटी ये की स्टेक होल्डर नहीं है। पार्ट सी फॉर 6 मार्क्स। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द की एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस which might impact on any organization and its stakeholder. कुछ 6 एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आपने बतानी हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे?
Political factor, i.e. change in government policy or privatization, nationalization affect the business. Economic factor, i.e. change in economy affect the business. Social, i.e. change in consumer taste, preference, habit affect the business in meeting its objective. Technological factor, i.e. developments in technology affect the business. Environmental factor, ecological factor, i.e. effect of business on environment also affect the business. Or legal, changes in new regulations, laws affect the business in meeting its objective. क्या ख्याल है? 6 पेस्टल फैक्टर्स को डिफाइन करना है बस एक एक लाइन में। 7 पार्ट डी क्या कहता है 6 मार्क्स के लिए, गिव एग्जाम्पल of how any two of the influences you have described in part C। ऊपर जो 6 फैक्टर्स बताए उनमें से 2 को एग्जाम्पल देनी है, might influence your organization or an organization with which you are familiar। तो पॉलिटिकल की 2 एग्जाम्पल दे दें, लाइक गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज करना बिजनेस की कॉस्ट एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, या गवर्नमेंट का आपकी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज से नेशनलाइज करना बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक फैक्टर कोई 2 एग्जाम्पल दे दो, इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना बिजनेस की बोरिंग को, इन्वेस्टमेंट को, सेल को, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस की परचेजिंग पावर को अफेक्ट करते हुए सेल प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। नहीं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बिजनेस को अफेक्ट करती हैं थ्रू डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में। कोई से 2 की एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन करना है। ऊपर एक एक लाइन में पेस्टल फैक्टर को डिफाइन किया, नीचे अब उनकी थोड़ी सी डिटेल किसी 2 की। क्वेश्चन नंबर 23, हाईली सक्सेसफुल कंपनीज बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which are closely aligned with their mission, goal, nature of business, level of technology, size and locations। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर मिशन, गोल, नेचर ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, साइज या लोकेशन होता है, to enable them to achieve distinct competitive advantage and earn high profit, जिसकी बेस पर वो अच्छा प्रॉफिट कमाती है। On the other hand, there are business entities which carry the burden of serious deficiencies in their organization structure। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, गंदा स्ट्रक्चर चूज करती हैं, resulting in unsatisfactory performance, low profitability and poor return on investment। Identify 6 characteristics which are generally observed in the day-to-day working of our business entities which do not have appropriate designed organization structure। मीन अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट ना करने की वजह से बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, 6 वो बतानी है। और साथ फॉर 6 मार्क्स गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज, और साथ उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है। मीन पार्ट ए में सिर्फ हेडिंग देनी है। हेडिंग क्या थी, लैक ऑफ रोल क्लैरिटी, तो नीचे बताना है कि क्या होंगे, रोल क्लियर नहीं होते अगर आपने वर्क को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं किया। लो मोरल, तो नीचे बताना है स्टाफ मोरल क्या होंगे, सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन क्या होगी, लो होगी इफ़ यू हैव नॉट डिफाइंड देयर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली। इनएफिशिएंसी क्या ख्याल है, तो बताना है कि अगर आप जो है वो अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं करोगे, लाइक 1 लार्ज वेयर हाउस जो है वो कंट्री बेस यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 3 रीजनल वेयर हाउसेस। इसके अलावा ब्रांड इमेज, तो बताना है कि अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया तो उसे क्या होगा, ब्रांड इमेज, ब्रांड रेपुटेशन जो है वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा क्या था, लो प्रॉफिटेबिलिटी, कि कस्टमर जो है वो अफेक्ट करेगा। डिले डिसीजन मेकिंग, तो हेडिंग देनी है पार्ट ए में और पार्ट 2 में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स। क्वेश्चन 24, ड्यूरिंग द पास्ट 2 to 3 decades, पिछले 20 से 30 सालों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ लीडिंग कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अंडरगॉन फार रीचिंग चेंजेस। पिछले 20 से 30 सालों में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
आई हैं तब्दीलियाँ पिछले 20 से 30 सालों में। आईटी टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो शायद ये मिलेनियम 2000 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुई है, उससे पहले आईटी टेक्नोलॉजी को कोई जानता ही नहीं था, और उसको अभी मेरे ख्याल से 20 साल हुए, और ये 30 सालों की बात कर रहा है कि पिछले 20 से 30 सालों में दुनिया में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। टेक्नोलॉजी आई है तो ग्लोबलाइजेशन मीन पूरी दुनिया के बिजनेस आपस में जुड़े हैं, फॉरेन ब्रांड भी यहाँ पे आए हैं, वरना यहाँ पे लोकल ब्रांड ही होते थे। सो पिछले 20 से 30 सालों में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं दुनिया में। एक सबसे बड़ी चेंज क्या आई है पिछले 30 सालों में? सबसे बड़ी चेंज क्या आई है? सबसे बड़ी चेंज आप लोगों का पैदा होना। तो ऐसी ऐसी शक्लें भी पिछले 20-30 सालों में पैदा हुई हैं। क्या ख्याल है? हौसला है ना दुनिया का कि आप लोगों को अब जेल करना पड़ रहा है। सो पिछले 20 से 30 सालों में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियां आई हैं। क्यों? ऐसी ऐसी शक्लें पैदा हो गई हैं तो स्ट्रक्चर क्यों ना चेंज हो। बंदों के स्ट्रक्चर चेंज कर दिए इन्होंने, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सो दीज changes are attributable to unprecedented growth in communication and information technology। हाँ, वो जो चेंजेस आई हैं स्ट्रक्चर में, वो टेक्नोलॉजी की सूरत में या बिजनेस की ग्रोथ की सूरत में आई हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नई नई प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज आई हैं। चेंजेस इन कंपैटिटिव एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। कंपटीशन पहले आपका लोकल बिजनेस के साथ होता था, अब पूरी दुनिया के साथ है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन, सारी दुनिया के ब्रांड्स अब यहाँ पे अवेलेबल हैं, या मैनुअली या फिर थ्रू इंटरनेट। स्टेट फोर इंपॉर्टेंट चेंजेस which distinguish the organization structure of present day companies from the companies operating 2 to 3 decades ago। मीन 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस आपने बतानी है जो आजकल के बिजनेस में है, 20-30 साल पहले शायद ये नहीं होती थी। तो आईटी की वजह से क्या क्या चेंजेस आई हैं? आउटसोर्सिंग पॉसिबल हुई है आईटी की वजह से। क्या ख्याल है कि अब अपने कुछ ऑपरेशन जो है वो बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर्स भी परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको मिलती है कॉस्ट एफिशिएंसी भी, वैल्यू एडिशन भी, और साथ कंपैटिटिव एडवांटेज भी। आईटी की वजह से शायद आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी चले गए हो कि बिजनेस ऑपरेशन अब आप परफॉर्म कर रहे हो विद ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आउटसोर्स करते हुए, विद नो हेड ऑफिस, नो परमानेंट एम्प्लॉयज, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री। आईटी से शायद आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रक्चर टॉल से क्या हो गया है? फ्लैट हो गया है। कैसे पॉसिबल हुआ है? ये थ्रू डी लेयरिंग, जो आपको हेल्प दे रहा है किस चीज़ में? कॉस्ट कटिंग में भी, और साथ क्विक कम्युनिकेशन और क्विक डिसीजन मेकिंग में भी। आईटी की वजह से शायद कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आपके स्ट्रक्चर क्या हो गए हैं? नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो गए हैं? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो गए हैं, जहाँ से आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉय से डुअल रोल परफॉर्म करवा रहे हो, सेम कॉस्ट में एम्प्लॉय से मल्टीपल जो है वो न्यू टास्क परफॉर्म करवा रहे हो। और क्या चेंज आई है? बिजनेस बड़े एक्सपैंड हुए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एंटर हुए हैं, तो शायद आप फंक्शनल स्ट्रक्चर से कहाँ पे आगे हो? डिविजनल स्ट्रक्चर पे आगे हो, जहाँ पे आपने डिविजनल मैनेजर्स को अथॉरिटी पावर दे दी है टू मैनेज दैट डिवीजन। तो 4 मेन चेंजेस बताई जा सकती हैं: आउटसोर्सिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट वाइड, डिविजनल, मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक की भी एग्जांपल दे सकते हो कि आईटी टेक्नोलॉजी आ गई है तो नई इनोवेशन लानी है, उसके लिए क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक कम्युनिकेशन चाहिए, तो आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे आते हुए, फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल पे आते हुए, टास्क स्पेशलाइजेशन की बजाय फ्लैक्सिबिलिटी के थ्रू कहाँ पे आगे हो? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पे। कोई 4 चेंजेस बतानी है आपको। आउटसोर्सिंग है, वर्चुअल है, मैट्रिक्स है, डिविजनल है, फ्लैट वाइड है, ऑर्गेनिक है। क्वेश्चन 25 फॉर 4 मार्क्स। Discuss the distinct characteristics of a highly decentralized organization structure. Characteristics.
डिफाइन करके वही जो एडवांटेजेस हैं वही क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। क्वेश्चन 26 अभी छोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 आते हैं। ये हमारे आई कैप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 24 से ऑनवर्ड हम कवर कर रहे हैं। ये सारे के सारे आई कैप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27, डिसीजन कैन बी टेकन एट स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन लेवल। Strategic, tactical, operation level. At which level of management will the following decision be taken and why? A, B, C, D चारों को आपने रीड करके देखना है कौन सा डिसीजन इस लेवल का है, कौन सा इस लेवल का है, कौन सा इस लेवल का है। ट्राई करें प्लीज। ए को रीड करके देखें किस लेवल का है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल या ऑपरेशनल। कोशिश करें खुद से ही डिस्कवर करें। साथ वाला बोंगा हो सकता है पेपर में आपके साथ नहीं होगा, वहां पे भी खुद से ही करना है, तो अभी भी कोशिश करें खुद से करने की। जी ए किस लेवल का है? डीलिंग विद द ब्रेकडाउन इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। सिस्टम में कोई मसला हो गया है तो मसला किसने रिजॉल्व करना है? सुपरवाइजर ने। तो किस लेवल का डिसीजन है? ऑपरेशन लेवल का। जो आपने चेंज नहीं करना, उसके अंदर मसला है तो उसे ठीक करना है। डिसाइडिंग टू एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशन बाय मूविंग इनटू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल। C, replacing an existing computer system for production planning with a new purpose written computer system for the planning and control of production processes. सिस्टम चेंज करना है आपने प्रोडक्शन का, इन्वेंट्री का, तो किस लेवल का डिसीजन होगा? ये हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। इन पूरा का पूरा एक तरह का प्लांट चेंज करना है, तो किस लेवल का है? स्ट्रेटेजिक लेवल का। हाँ, विद सपोर्ट ऑफ टैक्टिकल लेवल इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रिपेयरिंग अ सेल्स प्लान। सेल्स प्लान मीन सेल्स बजट प्रिपेयर करना है। तो बजटिंग कहाँ पे होती है? टैक्टिकल लेवल पे बाय मैनेजर्स। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं होती आप लोगों की? होती है। चलें, क्वेश्चन नंबर 26 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके साथ चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।